हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए प्लेटफॉर्म बायो बवाल में। तो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो जेनेटिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसके इंट्रोडक्शन को देखना है कि भाई ये डीएनए क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए एक तरीके का क्या है यहाँ पे, मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए क्या है यहाँ पे हमारा, एक तरीके का मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये क्या है यहाँ पे हमारा, पॉलीमर है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड ये किसने दी है, तो बताइए किसने दी है ये टर्म न्यूक्लिक एसिड, बताइए। अल्टमैन ने दी है यहाँ पे, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, एफ मिस्चर, ठीक है। तो एफ मिस्चर ने क्या किया था, एसिडिक सब्सटेंस को जो है डिस्कवर किया था, ठीक है, पस सेल ऑफ आउल बर्ड के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने इसको क्या नाम दिया था यहाँ पे, न्यूक्लिन नाम दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि भाई इस एसिडिक सब्सटेंस को जो है ढूंढने वाले कौन थे, ठीक है। तो डीएनए क्या है, एक तरीके का एसिडिक सब्सटेंस है यहाँ पे। अब लिख देता हूँ यहाँ पे कि डीएनए जो है हमारे पास एक तरीके का क्या है, इज अ एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। और डिस्कवर्ड बाय एफ मिस्चर 1869, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए इस डीएनए के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एक तो होंगे यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन बेस, ठीक है, प्लस शुगर होगा यहाँ पे, प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है। तब जाके ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर बनाता है यहाँ पे, है ना। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे इसमें बताओ, ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। शुगर कैसा होगा यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा यहाँ पे, ठीक है। और फॉस्फेट तो जो होता है H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H3PO4 की फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। जो आगे चल के क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो आगे चल के रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये एक तरीके का फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डीएनए में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड हम देखने वाले कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम यहाँ पे पॉइंट को देखने वाले हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है हमारे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या किया था, इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ठीक है। तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी इन्होंने यूज किया था यहाँ पे, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। क्या चीज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये टेक्निक यूज की थी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझने की कोशिश की थी, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, स्टडी करने की कोशिश करी थी। तो जब इन्होंने देखा कि भाई ये हमारे पास एक सेल है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल में इन्होंने डीएनए को कैसे देखा, आइडेंटिफाई कैसे किया, वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में ये प्रेजेंट था हमारे पास, ये डीएनए ऐसे करके, ये डीएनए जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था हमारा।
इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट था यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसके डिटेलिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इसको देख के हमें कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तो इतना ही स्ट्रक्चर्स जो है इन दोनों ने यहाँ पे बता पाई है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अच्छी लेवल के माइक्रोस्कोप नहीं थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे दुनिया में चेंजेस आते गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होते गए, तो समय के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप हो गया। तो 1953 में क्या हुआ था यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। 1953 में क्या हुआ था यहाँ पे, 1953 में हमारे पास साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था यहाँ पे, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इन्होंने बताया कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यहाँ पे डबल हेलिक्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी कि इस डीएनए के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को, अपने इस मेथड को इन्होंने नाम दिया है यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आती है बारी नोबेल प्राइज की यहाँ पे, ठीक है। नोबेल प्राइज, जब नोबेल प्राइज मिलता है साइंटिस्ट को, तो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पे, विल्किंस, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला। तो उस टाइम पे नोबेल प्राइज देने का क्राइटेरिया ये था, जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज देने के दिन जिंदा रहेगा उसी को नोबेल प्राइज मिलेगा। मान लो अगर नोबेल प्राइज जिस दिन दिया जा रहा है उससे पहले अगर वो साइंटिस्ट मर गया तो उस टाइम पे उसका नाम इंक्लूड नहीं होगा नोबेल प्राइज में। तो इसलिए फ्रैंकलिन का नाम इस नोबेल प्राइज में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझाने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसका नाम नोबेल प्राइज में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये जो नोबेल प्राइज था ये किस ईयर में दिया गया था ये आप याद कर लीजिए। तो नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, 1962 में ये नोबेल प्राइज दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हमारी एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन है कि भाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो इलूसिव रहा, यानी कि छुपा रहा, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक ये डीएनए के स्ट्रक्चर को हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? उसका एक ही कारण था कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे। यानी कि इसका मतलब क्या है, ड्यू टू अ टेक्निकल लिमिटेशंस, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ दायरे थे, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसलिए हम स्टडी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was elusive due to technical limitation, ठीक है। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है काफी लंबे समय तक समझ में नहीं आ पाया किसी भी साइंटिस्ट को। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारा डीएनए से रिलेटेड कि भाई डीएनए क्या होता है, हमारा एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। डीएनए क्या है, एक तरीके का एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस किसकी वजह से है, वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल की वजह से, फॉस्फेट मॉलिक्यूल की वजह से ही डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, एफ मिस्चर इन 1869, ठीक है। किसमें डिस्कवर किया था इन्होंने, आउल के पस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एक एसिडिक सब्सटेंस को देखा था, उस सब्सटेंस का नाम इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आप डीएनए में देख रहे हो कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, एटीजीसी, शुगर होते हैं यहाँ पे कौन से, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो आगे चल के हमें रिप्रेजेंट करता है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल की तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड आपको याद रखने कुछ साइंटिस्ट के नाम, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझाया था कुछ हद तक विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने 1953 में क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल करके ये बताया था कि भाई ये जो डीएनए होता है ये दो स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। 1962 में क्या हुआ था, नोबेल प्राइज दिया गया था किन किन साइंटिस्ट को, विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक को दे दिया गया था, ठीक है। इसमें फ्रैंकलिन का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैंकलिन मर चुका था उस टाइम पे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, काफी लंबे समय तक हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए, ये छुपा रहा है इस दुनिया की नजर से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसलिए हमारा आंसर है ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का वो काफी लंबे समय तक इलूसिव रहा, छुपा हुआ रहा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड वाले स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आइए उनको समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई जो हमारी एनसीईआरटी में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है वो डबल स्ट्रैंडेड का दिया गया है, तो हम यहाँ से जो फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीके से आपके लिए बता देता हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी आसान तरीके से याद हो जाए। ये है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक नाइट्रोजन बेस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी। मान लो अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सी हो जाएगा, यहाँ पे अगर सी है तो इधर कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस की बैकबोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, एक उसमें जुड़ा होता है शुगर और दूसरा जुड़ा होता है उसमें फॉस्फेट। तो चलिए हम शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये है इसमें हमारा शुगर और ये है इसमें हमारा फॉस्फेट। तो ऐसे यहाँ पे भी शुगर है और इधर भी फॉस्फेट है, तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी हम जोड़ लेते हैं शुगर, 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 शुगर। यहाँ पे हम फॉस्फेट को जोड़ेंगे, फॉस्फेट, 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 फॉस्फेट। तो अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं, फिर आप सोच रहे होंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बनता होगा। तो जब भी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में बेस पेयरिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए एक नाइट्रोजन बेस तो ये है और एक नाइट्रोजन बेस ये है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में पेयरिंग होने वाली है, तो जहाँ पे भी आपको ए और टी दिखाई देगा या फिर टी और ए दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको बनाने हैं डबल बॉन्ड। वहाँ पे आपको क्या बनाने हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पे भी अब आपको जी और सी दिखाई देगा वहाँ पे आपको बनाने हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जी और सी है, इधर बना दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सी और जी है, तो यहाँ पे भी हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, तो अब हमें इस स्ट्रक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है और एक ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच में आपस में पेयरिंग हो रखी है। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेस पेयर यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रखी है, ऐसे ही यहाँ पे भी हो रखी है, ऐसे ही यहाँ पे भी पेयरिंग हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये डबल स्ट्रैंडेड कैसे बनने वाला है यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उसमें दो पोलैरिटी होती है, एक होती है 5' से 3' और दूसरे में होती है 3' से 5'। तो चलिए हम कोशिश करते हैं 5' से 3' बनाने की। तो ये है हमारे पास 5' मान लेते हैं और इसको हम 3' मान लेते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट में हमें यहाँ पे 5' लिखना पड़ेगा और इसके जस्ट अपोजिट में हमें यहाँ पे 3' लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3' 5', 5' 3', 5' 3', 5' 3'। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पोलैरिटी अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई हमारे पास जो 5' एंड पे फॉस्फेट फ्री होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो शुगर जो है बॉन्ड बना रहा होगा दूसरे वाले बेस पेयर के साथ, यानी कि ये वाला जो शुगर है ये वाला अब यहाँ पे ऐसे करके पेयरिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये 3' एंड पे जो फॉस्फेट था इधर, यहाँ पे ये इसने तो पेयरिंग कर रखी है शुगर के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है OH फ्री होता है। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे एनसीईआरटी में देखा होगा या सुना होगा कि 5' एंड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है ये, और 3' एंड पे हमारा OH ग्रुप फ्री रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5' एंड पे ये फ्री होगा फॉस्फेट, है ना। तो ये वाला किसके साथ पेयर कर रहा होगा, इसका मतलब फॉस्फेट के साथ ऐसे पेयर कर रहा होगा, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पेयर बना रहा होगा। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, OH फ्री होगा। तो देखो 3' पे OH फ्री है, 5' पे फॉस्फेट फ्री है, 3' पे OH फ्री है, 5' पे फॉस्फेट फ्री है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर को। तो ये बताइए बेसिक नॉलेज के लिए कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो हमारा आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो अब हम डबल हेलिक्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो पहला आपको याद रखना है यहाँ पे कि भाई इसमें जो है दो स्ट्रैंड हमें दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, क्योंकि हमने बोला था कि भाई न्यूक्लियोटाइड आपस में जब चेन बना लेते हैं या पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक है,
वो आगे चल के क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए को कंस्टिट्यूट करते हैं। और आपको पता है कि डीएनए और आरएनए में स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो यही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बताओ इसमें इसकी पोलैरिटी कैसी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, एंटी पैरेलल, यानी कि 5' से 3' और 3' से 5', ऐसे हमें इसकी पोलैरिटी दिखाई दे रही है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ठीक है। कैसी है इसकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी, 5' से 3' और 3' से 5', जस्ट अपोजिट। आप इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हो। उसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आपने देखा होगा कि ए के आगे हमेशा टी आ रहा है पेयरिंग में, और टी के आगे हमेशा ए आ रहा है यहाँ पे, और जी के आगे हमेशा सी आ रहा है, और सी के आगे हमेशा जी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अटैच है इस डीएनए के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास क्या है यहाँ पे ए है वो हमेशा पेयरिंग करेगा टी के साथ, या टी हमेशा पेयरिंग करेगा ए के साथ, ऐसे करके, ठीक है। और जी हमेशा पेयरिंग करेगा सी के साथ, और सी हमेशा पेयरिंग करेगा जी के साथ, ठीक है। तो ये हमारी क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे कि भाई जो भी हमारे नाइट्रोजन बेस हैं, जैसे ए और टी हो गया, या जी और सी हो गया, सी जी हो गया, टी ए हो गया, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो गया हमारा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पेयर है, किसके बीच में, ए और टी के बीच में, ठीक है। टी और ए के बीच में, ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जी और सी के बीच में, और सी और जी के बीच में, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है इससे रिलेटेड कि भाई जो भी हमारे ए और टी है, ठीक है, बिटवीन ए एंड टी देयर इज ऑलवेज डबल बॉन्ड, ठीक है। और बिटवीन जी एंड सी देयर इज ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड, आप देख रहे हो, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर जी और सी लिया है तो यहाँ पे सी और जी हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो अब इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेस पेयर बोलेंगे, किसको, ए और टी को। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे इन नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे यहाँ पे बेस पेयरिंग, ठीक है। तो अब आपको एक और नया पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे इस तरीके से, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, तो ये होती है हमारी 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। एक और पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे, तो टोटल बेस पेयर अगर हमारे पास 10 है इन वन ग्रूव, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 10 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये ग्रूव क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ग्रूव क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब आप लोगों ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, तो हम लोग बुक में ऐसे देखते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं हम बुक में, और यहाँ पे मान लो इस तरीके से ऐसे पेयरिंग हो रखी है, ए और टी, जी और सी, सी और जी, ठीक है, टी और ए। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है, तो जैसे जैसे वो नेक्स्ट वाले पे हम जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड वाले पेयर पे, तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बैंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा मुड़ रहा है ये। तो यानी कि ये हर स्टेप में क्या करता है, यहाँ पे मुड़ता है, ठीक है। तो एट ईच एवरी स्टेप, ठीक है, एट ईच एवरी स्टेप, ठीक है, स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड है हमारा, स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री रोटेशन, यानी कि एक स्टेप पे टर्न करने पे ये कितना डिग्री रोटेट करेगा, 36, ठीक है।
तो 1 ग्रूव में कितने होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 1 ग्रूव इज इक्वल टू 10 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 इंटू 36 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट ग्रूव में 10 स्टेप्स होते हैं और एक स्टेप में 36 डिग्री होता है। तो बताइए एक ग्रूव में कितना होगा, तो एक ग्रूव में 10 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 इंटू 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री रोटेशन डीएनए का, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड्स का रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको हमें याद रखना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ डीएनए कितना होता है यहाँ पे, 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर ऑफ डीएनए कितना होगा यहाँ पे, 20 एंगस्ट्रॉम। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो उसमें कि डायमीटर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये डायमीटर यूनिफॉर्म रहता है, ये जो डायमीटर है ये कैसा रहेगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म रहेगा। और ये यूनिफॉर्म क्यों रहता है, क्यों रहता है ये यूनिफॉर्म, क्योंकि प्यूरिन जो होते हैं हमेशा इज इक्वल टू pyrimidines के इक्वल होंगे हमेशा, हमेशा। मतलब अगर एक यहाँ पे अगर प्यूरिन है तो इसके आगे हमेशा pyrimidine आएगा। देखो जैसे ये प्यूरिन है एडेनिन, तो ये थाइमिन pyrimidine है, ठीक है। ये प्यूरिन है तो ये pyrimidine है, ये pyrimidine है तो ये प्यूरिन है, ठीक है। ये कैसा है, ये क्या है, pyrimidine है और तो ये प्यूरिन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो pyrimidine जो है हमेशा प्यूरिन के आगे आता है या प्यूरिन हमेशा pyrimidine के आगे आता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो PY pyrimidine इज इक्वल टू प्यूरिन्स, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो यही वो रीज़न है। मान लो अगर एक स्टेप में दोनों जगह प्यूरिन आ जाए, ठीक है, आपको पता है कि एक प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं, ठीक है, तो वो 4 रिंग का डिस्टेंस हो जाएगा, मान लो इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर दोनों के दोनों pyrimidine आ जाए तो उसमें एक एक रिंग है तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले उसमें ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस, फिर अगले उसमें ऐसा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमें यूनिफॉर्म नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डायमीटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine एंड pyrimidine इज इक्वल टू प्यूरिन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हमें डीएनए का डायमीटर जो है यूनिफॉर्म हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ इसके बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको बोल सकते हो, ठीक है, जो हमें डबल स्ट्रैंड वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको हमने क्या बताया यहाँ पे कि भैया हमें डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, डबल स्ट्रैंड हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी पोलरिटी कैसी, एंटी पैरेलल है। एक तरफ एक स्ट्रैंड पे अगर 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरे पे कितनी है, कैसी होगी, यहाँ पे 3 डैश से 5 डैश होगी, ठीक है। हमेशा नाइट्रोजन बेस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पेयरिंग होगी, ठीक है। ए और टी के बीच में होगी, टी और ए के बीच में होगी, जी और सी के बीच में होगी, सी और जी के बीच में हमेशा होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर है वो कितना है, यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो एक ग्रुप में हमारे पास 10 बेस पेयर होते हैं, तो जिसका मतलब क्या है 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। एक ग्रुप में हमारे पास 10 स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप पे 36 डिग्री का रोटेशन है, तो एक ग्रुप में 10 स्टेप इज इक्वल टू 10 इंटू 36 इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा डायमीटर कितना है इसका, 20 एंगस्ट्रॉम है, जो कि कैसा रहता है, हमें हमेशा यूनिफॉर्म डायमीटर रहता है, यानी कि प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine और pyrimidine इज इक्वल टू प्यूरिन। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दिखाया जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के बैकबोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, बैकबोन स्ट्रक्चर में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो बैकबोन स्ट्रक्चर में कौन कौन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे हमारे पास, एक तो यहाँ पे शुगर होगा और दूसरा यहाँ पे कौन होगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। देखो बैकबोन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेस के पीछे वाले स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये शुगर और फॉस्फेट, कहीं भी चेक कर लो, ये नाइट्रोजन बेस है, इनके पीछे कौन हुआ, शुगर और फॉस्फेट है। तो यहाँ पे हमें बैकबोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है आपसे कि भाई ये बताइए इस डबल स्ट्रैंड डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहली चीज होती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में, बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। जैसे ये भी एक नाइट्रोजन बेस है, ये भी एक नाइट्रोजन बेस है, तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, तो सबसे पहले है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है किसके बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में, एक तो ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक स्टेप में भी यहाँ पे हल्की बहुत थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें ऐसे बॉन्डिंग दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम वीक वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी थोड़ा सा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी में बोला गया है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा एक और पॉइंट है हमारा, तो वो क्या कह रही है
कि भाई हर एक स्टेप पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे वाले पे क्या हो रहा है, स्टैक्स ओवर हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक बेस पेयर जो है दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक है, ओवर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि वन बेस पेयर ऑलवेज stacks over another base pairs। तो यानी कि एक बेस पेयर जो है दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक है, जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स के लिए। पहली है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन बेस के बीच में। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास कि भाई ये जो एक पेयर है पूरा का पूरा, ये दूसरे पेयर के ऊपर ऐसे स्टैक ओवर हो रखा है, यानी कि ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ स्टेबिलिटी हमें इन दोनों पेयरिंग के बीच में यहाँ पे हमें ऐसे हल्की सी वीक वंडरवाल फोर्स की पेयरिंग देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा ग्रूव्स ऑफ डीएनए। जैसे मान लो ये हमारे पास डीएनए है, ये कैसा है हमारा यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से पेयरिंग देखी होगी ऐसे करके। ठीक है, तो आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए में। तो ग्रूव्स का मतलब क्या है, यहां से ये स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, ये यहां तक ऐसे बैंड हुआ है ऐसे करके यहां तक, यानी कि ये यहां से लेके और यहां तक, ये अपने आप में क्या है, एक तरीके का ग्रूव है, वन ग्रूव। ठीक है, यानी कि वन कंप्लीट टर्न, जो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि हर एक स्टेप पे 36 डिग्री का रोटेशन होता है, तो ये कितना डिग्री रोटेशन ले लेता है एक कंप्लीट टर्न पे 360, यानी कि वन कंप्लीट टर्न यानी कि इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रूव बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारे पास इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेलिक्स लेंथ, हेलिक्स लेंथ या फिर पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो वन ग्रूव्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितने स्टेप्स होंगे, 10 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर टी होगा तो यहाँ पे ए होगा, फिर यहाँ पे ऐसे शुगर होगा, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, ऐसे शुगर होगा, यहाँ पे ऐसे फॉस्फेट होगा। तो यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखो मान लो अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी बना देंगे, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी बना देंगे, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए बना देंगे, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी बना देंगे, सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी, ठीक है, टी है तो ए। तो यानी कि एक ग्रुप में आपको कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बताओ कितने पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में, लिख बताओ। टोटल बेस पेयर कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 10 बेस पेयर है यहाँ पे, 10 बेस पेयर है यहाँ पे। ठीक है ना। एक बेस पेयर में आपको कितने नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हैं, तो 2। तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 20। देखो एक पेयर है ना ये वाला, जी और सी वाला एक पेयर है, तो ऐसे टोटल कितने पेयर है, 10 पेयर है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब आपको एक पेयर में 2 नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हैं, तो एक पेयर में जब 2 है तो 10 में कितने होंगे यहाँ पे, 20 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे प्यूरिन कितने होंगे, प्यूरिन कितने होंगे, देखो एक पेयर में एक प्यूरिन होता है एक प्रिमिडीन होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर है यहाँ पे 10 पेयर है, तो प्यूरिन कितने होंगे 10, प्यूरिन कितने होंगे यहाँ पे 10। प्रिमिडीन बताओ, प्रिमिडीन कितने होंगे यहाँ पे, यस 10 होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। ये बताओ यहाँ पे राइबोस शुगर कितने होंगे, राइबोस शुगर, तो राइबोस शुगर होंगे यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि ये डीएनए है और डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर आप मुझे बताओ कितने होंगे यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में देखो कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे कितने होंगे। देखो एक बेस पेयर में अगर मैं इसको जूम करके बनाता हूँ तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है, और एक पेयर में एक शुगर यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक पेयर में एक शुगर यहाँ पे, एक पेयर में यहाँ पे शुगर है। ठीक है, तो यानी कि एक कंप्लीट पेयर में कितने शुगर है हमारे पास यहाँ पे 2, हमारे पास टोटल कितने पेयर है 10, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 20। ठीक है, 20 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे क्या, डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद यहाँ पे रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप बताओ यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होगी, यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए बताओ, फॉर्मूला आपको पता है, टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रम, और टोटल बेस पेयर कितना है यहाँ पे बताओ
टोटल बेस पेयर कितना है यहाँ पे 10, ठीक है, इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जो हमने वहाँ पे देखा था यहाँ पे कि भाई एक ग्रूव में टोटल लेंथ कितनी होती है हेलिक्स की या पिच ऑफ डीएनए कितना होता है वहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरीके से कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर इसी पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में, ठीक है, हमारे पास टोटल 2000 बेस पेयर है, ठीक है। किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में हमारे पास टोटल कितने बेस पेयर है 2000 बेस पेयर है। तो कैलकुलेट करो, चलो यहाँ पे कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो एक पेयर में 2 हैं तो 2000 में कितने हो जाएंगे हमारे पास 4000 हो जाएंगे, ठीक है, 2 इंटू 2000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4000। अब बताओ यहाँ पे प्यूरिन्स कितने हो जाएंगे, एक बेस पेयर में एक ही होता है प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन, क्वेश्चन में कितने गिवन है बेस पेयर 2000, तो प्यूरिन्स कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास 2000 होंगे, ठीक। पिरिमिडीन कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास सेम होंगे 2000 होंगे, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस शुगर कितने होंगे हमारे पास बताओ, एक पेयर में 2 शुगर है तो हमारे पास कितने बेस पेयर है यहाँ पे क्वेश्चन में 2000 बेस पेयर है, यानी कि टोटल शुगर कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 4000 हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। लेंथ ऑफ डीएनए बताओ, इसमें लेंथ ऑफ डीएनए फॉर्मूला क्या है इसका, लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, टोटल बेस पेयर कितने हैं यहाँ पे 2000 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे डीएनए की। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है, ऐसे ही आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एनसीईआरटी बहुत आसान कर दूंगा यहाँ पे, आप भरोसा रखिए बस, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, या आप ये बोल सकते हो ये डबल हेलिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में बहुत आसान तरीके में दिखाई दिया है और जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है हमारे पास डीनेचुरेशन और एक होता है हमारे पास रीनेचुरेशन, ठीक है। मान लो ये हमारे पास डीएनए है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंड डीएनए है हमारे पास यहाँ पे। अगर इस स्ट्रैंड के यहाँ पे ऐसे दोनों के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाते हैं ये, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डीनेचुरेशन, ठीक है। और मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे आपस में ऐसे दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीनेचुरेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या है और रीनेचुरेशन का मतलब क्या है। डीएनए के स्ट्रैंड का खुलना, या ये बोल सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो भी हमारी बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग का ब्रेक डाउन होना, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का ओपन होना, डीएनए का खुलना, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डीनेचुरेशन, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड वापस में आके जुड़ जाते हैं, रीफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड विद ईच अदर, ठीक है। तो यानी कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड जब आपस में ऐसे दोबारा से पेयरिंग बना लेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीनेचुरेशन। तो डीएनए का खुलना डीनेचुरेशन, डीएनए का दोबारा से मिलना, ठीक है, दोबारा से उनके बीच में पेयरिंग होना स्ट्रैंड के बीच में, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीनेचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया है पॉइंट डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड जो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का वो वाला पॉइंट जहां पे डीएनए 50% ओपन हो जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या होगा, हमारा जो डीएनए होगा वो 50% क्या हो जाएगा, वहां पे अनवाइंड हो जाएगा। अनवाइंड का मतलब है ओपन हो जाएगा, यानी कि वो वाला टेम्परेचर जहां पे डीएनए 50% ओपन हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो
सेल होते हैं, जैसे मान लो एक हमारे पास प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट सेल, और एक हमारे पास यूकैरियोट, यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट, एक है हमारे पास यूकैरियोट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रोकैरियोट में क्या होता है हमारे पास, जीसी कंटेंट, जीसी कंटेंट यहाँ पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एटी कंटेंट। यानी कि कोई अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर डीएनए है तो उसमें जीसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे हमने क्या बोला है, जीसी कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई जीसी के अंदर जो होती है हमारे पास ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की पेयरिंग होती है, जिसको ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो है जीसी का हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, यहाँ पे एटी कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे ए और टी के बीच में पेयरिंग देखने को मिलती है, यानी कि ए और टी का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। जिसकी वजह से देखो यहाँ पे दो बॉन्ड है तो कम टेम्परेचर लगेगा, तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लेस होगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपसे पूछा जाएगा ये कि भाई ये बताइए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा किसका होता है, तो ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का होगा, और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर यूकैरियोट्स में कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं एटी कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा आपसे ये भी बोला जा सकता है कि ये बताइए यहाँ पे जीसी टाइप डीएनए किसके पास होगा, तो जिसके पास जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा उसके डीएनए को हम जीसी टाइप बोलेंगे, ठीक है, और जिसके पास एटी कंटेंट ज़्यादा होगा उसके डीएनए को हम एटी टाइप बोलेंगे। तो ये बताइए जीसी टाइप डीएनए किसके पास होगा, तो जीसी टाइप डीएनए होगा किसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, यहाँ पे जीसी टाइप डीएनए होता है, और यूकैरियोट्स के पास यहाँ पे क्या होगा, एटी टाइप डीएनए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के पास यहाँ पे कैसा होता है, जीसी टाइप डीएनए, ठीक है, और यूकैरियोट्स के पास कैसा होगा, एटी टाइप डीएनए, ठीक है। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन क्या होता है, एटी टाइप डीएनए और जीसी टाइप डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मैंने आपको बता दिया है मेल्टिंग पॉइंट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जीसी टाइप डीएनए किसका होगा और एटी टाइप डीएनए किसका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा चारगाफ रूल। चारगाफ रूल, चारगाफ रूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एनसीईआरटी के, तो मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान कर दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो चारगाफ रूल का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जो भी हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसमें हमने क्या देखा था बताओ, कि भाई उसका डायमीटर क्या था, यहाँ पे यूनिफॉर्म था। किसका, डबल स्ट्रैंड डीएनए का डायमीटर कैसा था, यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का क्या मतलब था, प्यूरिन इज इक्वल टू प्रिमिडीन था वहां पे, ठीक है। तो प्यूरिन इज इक्वल टू प्रिमिडीन, तो प्यूरिन इज इक्वल टू प्रिमिडीन, यानी कि टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल प्रिमिडीन, आप ये भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप बताइए मेरे को कि भाई डीएनए के अंदर कौन कौन से हमारे पास नाइट्रोजन बेस थे, ATGC, है ना। ए क्या था उसमें, प्यूरिन था। ए क्या था यहाँ पे हमारा, इसमें प्यूरिन था। टी क्या था हमारा यहाँ पे, प्रिमिडीन था, ठीक है। जी क्या था हमारे पास यहाँ पे, प्यूरिन था, तो प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारे पास, सी, यानी कि साइटोसिन। तो साइटोसिन क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रिमिडीन, ठीक है। तो इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए प्लस जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस टी इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी प्लस सी अपॉन ए प्लस जी इज इक्वल टू 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई टी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू टी, है ना, ए इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू ए, इक्वल का साइन हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारे पास इक्वल का साइन हो जाएगा, ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको ऐसे बना लिया है एरो के साथ। तो सर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G/C इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C/G इज इक्वल टू 1, ठीक है। C इज इक्वल टू G, है ना, और G इज इक्वल टू C। यानी कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, ठीक है, और जितना थाइमिन होगा उतना ही एडेनिन होगा। इसका ये मतलब था यहाँ पे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है ओनली इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जिनकी बॉडी में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चारगाफ रूल अप्लाइज ओनली, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अप्लाई ओनली इन डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा आपको क्या पॉइंट रखना है यहाँ पे, डू नॉट अप्लाई ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डू नॉट अप्लाई ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताता हूं जो आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में हमारे पास जो एडेनिन है उसका परसेंटेज रेशियो कितना है, 17 है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट हमें क्या करना है यहाँ पे, थाइमिन की परसेंटेज, ग्वानिन की परसेंटेज, साइटोसिन की परसेंटेज, ठीक है। तो हमें इनकी परसेंटेज को आइडेंटिफाई करना है यहाँ। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, भाई हमने बताया था कि भाई ये जो अप्लाई होता है ये डबल स्ट्रैंड में होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो अब आपको तो ये देख के बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका बहुत आसान और बहुत शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है आपको। देखो, परसेंटेज की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे हमें सबको टोटल कर देना है, A+T+G+C इज इक्वल टू 100%, ठीक है। ए का इस पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना, 17%। थाइमिन का हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई A इज इक्वल टू T है और T इज इक्वल टू A है यहाँ पे। तो A अगर 17 है तो T भी 17 होगा, तो T भी कितना होगा यहाँ पे, 17। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 17%, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं G+C इज इक्वल टू 100। तो अब G+C, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस 17, यानी कि ये कितना हो जाएगा, G+C इज इक्वल टू 100 माइनस 34, 66, ठीक है, 66 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। अब आपको पता है G+C यहाँ पे दे रखा है, अब G के बदले हम यहाँ पे C रख सकते हैं या C के बदले हम यहाँ पे G रख देते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने C के बदले G रख दिया है, तो G+G इज इक्वल टू 66। तो ये कितना हो जाएगा, 2G हो जाएगा, ठीक है, 66, और G इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 33। तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 33%, और जितना G है उतना ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, C, तो 33%। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं चारगाफ रूल से। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई एक और बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि वो कैसे पूछ सकते हैं आपको घुमाने के लिए। मान लो उन्होंने लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, चारगाफ रूल अप्लाइज। चारगाफ रूल अप्लाई, बताओ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या नन ऑफ दीज। बताओ चारगाफ रूल किस में अप्लाई होगा, बताओ किस में होगा, सिंगल स्ट्रैंड में नहीं होता, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में नहीं होगा, डबल स्ट्रैंड में ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताइए कि
किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चार-ग्राफ रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि भाई इससे रिलेटेड और कैसा वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो चलिए हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि टोटल बेसेस हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 3.4 के, ठीक है। टोटल बेस पेयर्स, ठीक है, टोटल बेस पेयर्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 3.4 के, ठीक है। जिसमें से हमारे पास एडेनिन है 700 मॉलिक्यूल्स। तो हमें कैलकुलेट करना है किसको, टी को, जी को और सी को, ठीक है। अब आपको पता है कि A इज इक्वल टू टी है, तो टी भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 700 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कैसे देखना है, देखो A कितना है यहाँ पे, देखो बेसिक फॉर्मूला A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 3.4 के, तो 3.4 के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 3.4 इंटू 1000 यानी कि 3400, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे ए और टी का आपको पता है वही 700 प्लस 700 प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 3400, तो ये कितना हो जाएगा 1400 प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 3400, तो ये कितना हो जाएगा जी प्लस सी इज इक्वल टू 3400 माइनस 1400, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। आपको पता है जी के बदले सी रख दो या सी के बदले जी रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2g कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2000, ठीक है। और g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1000, तो जितना g है हमारे पास 1000 उतना ही हमारे पास c होगा यहाँ पे 1000। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे करने होते हैं, ठीक है। देखो इतना कठिन भी नहीं था। अगर बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे चार-ग्राफ रूल से। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा बेस रेशियो। बेस रेशियो का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हमारा A प्लस टी होता है, A प्लस टी, ठीक है, अपॉन G प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि भाई ये जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल में कि भाई आपको पता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास AT कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि A प्लस टी का कंटेंट जो होता है G प्लस सी से ज्यादा होगा, इसलिए हम इस टाइप के डीएनए को क्या बोलते हैं AT टाइप डीएनए, ठीक है ना। AT कंटेंट ज्यादा होगा मोर देन 1। जब भी आप इसका रेशियो निकालोगे यूकैरियोटिक सेल में बेस रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इसका जो कंटेंट है AT रिच है ना। तो जिसके डीएनए को हमने क्या बोला यहाँ पे AT टाइप डीएनए, यानी कि AT रिच डीएनए इसका होता है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, प्रोकैरियोट्स सेल्स का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या होगा यहाँ पे है जीसी कंटेंट ज्यादा, यहाँ पे है जीसी कंटेंट ज्यादा, ठीक है। पहला तो यहाँ पे जीसी कंटेंट ज्यादा होता है इस सेल के अंदर, लेकिन जब हम इसका बेस रेशियो निकालते हैं तो वो आता है हमेशा लेस देन 1, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि अगर आपका बेस रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो कौन से टाइप का डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर है AT टाइप डीएनए या AT रिच डीएनए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा एग्जांपल हो जाएगा इसमें यूकैरियोट्स। अगर हमारा बेस रेशियो 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इसका डीएनए कैसा हो जाएगा GC रिच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे GC का कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को ज्यादा मिल रहा है। यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे G प्लस सी मोर देन A प्लस टी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है GC टाइप डीएनए, यानी कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे GC रिच डीएनए। तो बेस रेशियो से आपको ये 2 पॉइंट याद रखने थे। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि ये बताइए कि अगर किसी सेल में बेस रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो कौन से डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर है 1 से ज़्यादा है अगर, तो हमारा आंसर है यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर 80 टाइप डीएनए है, यानी कि 80 रिच डीएनए। अगर लेस देन 1 है तो प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीसी टाइप कंटेंट उसका हमेशा लेस देन 1 है, क्योंकि ठीक है, इसीलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जीसी टाइप डीएनए को। और कैसा है वो, जीसी रिच डीएनए। तो ये पॉइंट आपको बेस रेशियो से याद रखने थे, ठीक है।